यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूरे शहर में हो रहे इस महासम्मेलन में उपस्थित इस एसोसिएशन के संरक्षक सेवानिवृत्त असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर करंट आ रहा है क्या इसमें श्री रमशंकर जी बात नहीं करें। मंच पर विराजमान अमरदीप सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव, श्रीमती अर्चना दत्ता राष्ट्रीय सचिव, हमारे शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ईश्वर गिरी जी, मंच पर विराजमान एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई नवीन वर्मा जी, उपाध्यक्ष भाई मुजफ्फर जी, भाई मुनीत त्यागी जी, अभय वर्मा जी और बुलंदशहर जनपद के हमारे औषधि निरीक्षक महोदय, हमारे साथ हमारे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जनपद बुलंदशहर के सम्मानित अध्यक्ष भाई जगदीश तेवतिया जी, जिला मंत्री भाई शर्मा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी, हमारे मुरादाबाद के जिला मंत्री भाई हेमंत चौधरी जी और विभिन्न जनपदों से आए यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्य, मातृशक्ति और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे साथी मित्रों। मैंने पूर्व में कहा था कि आप लोग ये संकोच न कीजिए कि मुख्य अतिथि के रूप में आपने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन को यहाँ पर आमंत्रित किया और जो कमियां चाहे वो इस समाज में हो या काउंसिल के स्तर की हो, उन समस्याओं को आप यहाँ पर रख रहे थे। आपके संचालक महोदय और आपके आयोजक थोड़ा विचलित थे, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग कहिए। मैं जानता था कि जब मैं यहाँ आ रहा था, अब मैं समझता हूं कि किसी भी फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन का ये पहला कार्यक्रम होगा जिस तरह से जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है उसके बीच में उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हो। मैं जानता था तमाम समस्याएं जो इस समाज में व्याप्त हैं वो समस्याएं इस मंच पर आएंगी और मित्रों उनको सुनने के लिए ही मैं आपके बीच में आया था। मैं इस फार्मेसी व्यवसाय से, इस फार्मेसी समाज से सन 1988 से जुड़ा हुआ हूं। आज उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग में मुझको 34 वर्ष फार्मासिस्ट के पद पर कार्य करते हुए पूरा हो गया है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो व्यथा आपने इस मंच पर इस कार्यक्रम में अपनी यहां पर जाहिर की, आज से 9-10 महीने पहले जब मैं इस काउंसिल का चेयरमैन नहीं था तब यही व्यथा मेरे अंदर भी थी। मैं भी इसी प्रकार सोचता था। काउंसिल की तमाम उन कमियों को जो आपने यहां पर छुआ, उन कमियों से मैं भी चिंतित रहता था और मैं भी विचलित रहता था। काउंसिल पर सबसे ज्यादा वक्तव्य आया, मैं और उन विषयों पर भी जाऊंगा जो इस समाज की तरक्की के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन काउंसिल पर बहुत ज्यादा विचार हमारे साथियों के बीच में आए थे। पहले हम काउंसिल की बात करेंगे। मित्रों,
ये काउंसिल पिछले 8-9 साल किसी फार्मासिस्ट के हाथ में नहीं रही। ये काउंसिल पिछले 8-9 साल को न्यायालय की कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि इस काउंसिल के चेयरमैन हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ रहे। जो स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल, वो इस काउंसिल का चेयरमैन था और काउंसिल के रजिस्ट्रार के रूप में डायरेक्टर पैरामेडिकल, निदेशक पैरामेडिकल हमेशा कार्यरत रहे। जिन लोगों को इस समाज के बारे में कोई चिंता नहीं थी, जो लोग इस समाज से नहीं जुड़े हुए थे, जो लोग चिकित्सक संवर्ग के थे, उनके हाथ में यदि 8 साल काउंसिल रहेगी और जिनको काउंसिल के विषय में न सोचने की, न समाज के विषय में सोचने की, न काउंसिल में जाने की फुर्सत थी, तो इन 8 सालों में काउंसिल की क्या दुर्दशा हुई हो, वो आप और हम मिलकर कल्पना कर सकते हैं। मैं भी व्यथित था, मैं भी इसी प्रकार सोचता था। और वर्तमान में जब फार्मेसी काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही थी, तो मित्रों, मेरा कहीं से कहीं तक कोई इरादा नहीं था कि मैं फार्मेसी काउंसिल का चुनाव लड़ूंगा। मैं ऑलरेडी डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो कि एक बहुत ही मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में माना जाता है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूं और एक लंबे समय से संगठन में कार्य कर रहा हूं। हम काउंसिल में जाने के न कभी महत्वाकांक्षी थे, लेकिन हमारी प्रदेश की बैठक में एक मुझ पर हमारे शुभचिंतकों ने दबाव डाला कि काउंसिल की जो हालत है, उस हालत में कुछ सुधार करना है तो अध्यक्ष जी आपको इस चुनाव की रणभूमि में उतरना पड़ेगा। बहुत विचार के पश्चात मैंने निर्णय लिया और निर्णय मैंने इसलिए लिया मित्रों, क्योंकि मैं फार्मेसी काउंसिल को अपनी जननी कहता हूं। फार्मेसी काउंसिल एज ए फार्मासिस्ट मेरी जननी है और जननी मेरी इसलिए है क्योंकि फार्मासिस्ट के रूप में मेरा जन्म तब हुआ जब उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके नाते वो काउंसिल मेरी जननी है और मैं भी जानता था कि मेरी जननी त्रस्त है। मेरी जननी ऐसे हाथों में है जिसमें उसके सुधार की बहुत आवश्यकता है। आपकी सारी बातें जो आपने यहां पर अपने अनुभव, अपनी पीड़ाओं को, अपने साथ हुए व्यवहार को जो आपने यहां व्यक्त किया है, मैं उसको अक्षरशः स्वीकार करता हूं कि वास्तव में काउंसिल की स्थिति ऐसी ही थी। और उस दलदल में एक कठिन डगर है और उस डगर से मुझको फार्मेसी काउंसिल को पारदर्शी और इतना सुंदर बनाना है कि ताकि मैं किसी फार्मासिस्ट वेलफेयर के कार्यक्रम में जाऊं तो लोग वहां फार्मेसी काउंसिल की तारीफ करें। ये मेरी एक परीक्षा है, ये मेरी अग्नि परीक्षा है। फार्मेसी काउंसिल में जब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे, क्या परिस्थितियां थी, किस प्रकार की स्थिति थी, आप सब भली भांति परिचित हैं। संगठन के दबाव में जब हम काउंसिल में नहीं थे, हमने संगठन के तमाम दबाव हमारे अधिकारियों के ऊपर डालने के बाद फार्मेसी काउंसिल को हमने ऑनलाइन कराया। आज लगभग 1.5 वर्ष फार्मेसी काउंसिल को ऑनलाइन होने जा रहा है और लगभग 8 महीने मुझको फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन बने हुए हो गए। तमाम समस्याएं मेरे सामने आज भी मुबाई खड़ी हैं। मसलन कि मैंने जिसको रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया है, उसको शासन से अभी अप्रूवल नहीं मिला है और आज भी फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के रूप में डायरेक्टर पैरामेडिकल काम कर रहे हैं। लेकिन उन सबके बावजूद आज मैं समझता हूं कि मैं स्वयं उसका आकलन कर रहा हूं, 70% काउंसिल में मैं सुधार कर चुका हूं। अगर वर्तमान में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उन रजिस्ट्रेशन पूर्व में जो चीजें हैं उसमें थोड़ा समय मुझको लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास प्रत्यावेदन आ रहे हैं, जैसे जैसे मेरी जानकारी में आ रहा है, मैं उसको लगातार सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। 70% तक सुधार मैं काउंसिल में कराकर ले गया हूं। 30% कुछ खामियां हैं जो ऑफलाइन की बात हमारे साथी कर रहे हैं। बहुत जल्दी
ऑफलाइन के मैं समझता हूं कि बहुत कम आवेदन वहां पर रह गए हैं जो बरसों पुराने हैं। हम बहुत जल्दी ये गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो पुराने हैं उन सब की फाइलें हम बंद कर देंगे। जितने ऑफलाइन के रजिस्ट्रेशन हैं वो दोबारा उनको ऑनलाइन अप्लाई करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें निश्चित रूप से आती हैं। कुछ और समस्याएं ऑनलाइन की हमारे साथियों पे मैं अक्सर देखता हूं कि 6-6 महीने लोगों का अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए हुए हो गए हैं, उनका कहीं स्क्रूटनी नहीं हुई है, कहीं उनके वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। तमाम साथियों की शिकायत अक्सर मुझे मिल रही है। बहरहाल मैं अभी करंट में उसको सुधार कर रहा हूं। जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी मैं ले रहा हूं। अभी मैंने काउंसिल के 7 कर्मचारियों को हमने काउंसिल में आना प्रतिबंधित किया है कि जिनकी हमको शिकायत मिल रही थी। ऐसे कर्मचारी जो काउंसिल में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो उस काउंसिल में आने वाले छात्रों को, काउंसिल में आने वाले साथियों को परेशान करने का काम करते हैं, निश्चित रूप से मैं आपके बीच में दावा करके जा रहा हूं या आपको विश्वास दे रहा हूं कि उन लोगों को मैं काउंसिल से बाहर करने का काम निश्चित रूप से करूंगा। मैं काउंसिल एक संकल्प लेके गया हूं, काउंसिल के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लेके गया हूं और मैं जब तक काउंसिल में उस पद पर रहूंगा मित्रों, तो मैं इस समाज की बेहतरी के लिए हर भरसक कार्य करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं एक फार्मासिस्ट हूं। मेरे नाम के पीछे फार्मासिस्ट लिखा है। संदीप बडोला इस जीवन में चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन मेरे नाम के पीछे संदीप बडोला फार्मासिस्ट लिखा है। तो ये फार्मासिस्ट मेरा परिवार है, फार्मासिस्ट मेरी पहचान है और शायद जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी लोग कहेंगे कि संदीप बडोला फार्मासिस्ट इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे नाम के पीछे से फार्मासिस्ट शब्द नहीं हटने वाला है। और यही स्थिति है मित्रों कि जो मेरी पहचान है, उस पहचान की छवि को साफ सुथरा करने के लिए, उस पहचान को और उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए यदि मुझको काम करना पड़े, और यही आह्वान मैं आपसे कर रहा हूं कि यदि आपको उस समाज के, उस परिवार के लिए काम करना पड़े, तो निश्चित रूप से आपको आगे आना होगा, आपको मिलजुल कर काम करना होगा। इन अधिवेशनों के माध्यम से हम तमाम बिंदुओं को, जिन बिंदुओं में असमानता है, जिन बिंदुओं पे हमको काम करना है, हम वास्तव में इस मंच पर उन पर चर्चा करें। मैं व्हाट्सएप पर, आपने देखा, मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं करता हूं। मैं महीने में, मैं मुरादाबाद में मेरी नियुक्ति है, मैं महीने में कम से कम 20 से 25 दिन लखनऊ रहता हूं और उस 20 से 25 दिन में लगातार इस समाज के लिए काम करता हूं। तो कहीं भी आपको किसी भी सुझाव की, जो इस मंच पर आज आए हैं, जो आज नहीं इस मंच पर आए हैं, उन सुझावों के लिए मैं आपसे हमेशा ये निवेदन करूंगा कि आप जब भी कोई ऐसे सुझाव हों तो निश्चित रूप से आप हम तक पहुंचाएंगे। इस जो मुझको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के तहत हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पहले तो आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी जो असमानताएं हमारे आदरणीय हमारे ईश्वर जी ने बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर तथ्यात्मक तरीकों से, चूंकि शिक्षक हैं और शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, शिक्षक संघ का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत तथ्यात्मक बात आपने यहाँ पर वास्तव में रखी है। आज मैं भी समझता हूं कि काउंसिल और फार्मासिस्ट के बीच में एक गैप है, हमें उस गैप को भरना होगा। और इस गैप का जो भी कारण रहा हो, मैं पूर्व में नहीं जाना चाहता, लेकिन वर्तमान में जबकि काउंसिल में हम फार्मासिस्ट, जो आपके बड़े भाई, छोटे भाई हैं, जब हम काउंसिल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारा पहला दायित्व बनता है कि इस गैप को खत्म करें। मैं आज यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप हमेशा मेरे पास आए। जो भी समस्या, जिस प्रकार की समस्या हो, हम सब मिलकर उन समस्याओं पर काम करेंगे। ये मेरा आपसे इस मंच पर आज वादा है। बहुत सारी चीजें फार्मेसी काउंसिल में
जो रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारे फार्मेसी काउंसिल में वेरिफिकेशन में जो तमाम दिक्कतें आती हैं, उन तमाम समस्याओं पर अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बैठक दिल्ली में हुई थी। पहली बार मुझको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में जाने का अवसर प्राप्त हुआ एज ए चेयरमैन उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, और मैंने महसूस किया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में यूपी के प्रतिनिधित्व को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। ये मैंने महसूस किया। यूपी के जो चाहे वो सदस्य हों, चाहे फार्मेसी काउंसिल के डेलीगेट्स हों, उनको ना वहां सुना जाता है, ना उनकी बात को तवज्जो दी जाती है। अब चूंकि मैं उस बैठक में गया था, तो कुछ इस तरह का माहौल मैंने वहां बनाया कि पूरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में हम और हमारे मुद्दे छाए रहे। मैंने उनसे कहा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक ऐसा एक रूपता बनानी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में फार्मासिस्टों के पंजीकरण में एक रूपता हो। पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की फीस में एक रूपता हो, उसका प्रारूप एक हो। और जो हमको एक लंबी प्रक्रिया से हम गुजरते हैं कि फार्मासिस्टों का जो वेरिफिकेशन हम कॉलेज से कराते हैं, और 6-6 महीने साल भर कॉलेज कहते हैं कि काउंसिल से वेरिफिकेशन नहीं आया, काउंसिल कहती है कि कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमने कहा कि एक स्टूडेंट पोर्टल बनाया जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में एक स्टूडेंट पोर्टल बने, और उस स्टूडेंट पोर्टल उन कॉलेज के प्रधानाचार्यों के माध्यम से उस स्टूडेंट पोर्टल पर जुड़े। उससे हमारे दो फायदे होंगे। जब कोई भी कॉलेज उस पोर्टल पे अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़ेगा, तो पहला फायदा ये होगा, जो वेरिफिकेशन के लिए तमाम दिक्कतें हमको कॉलेज के लेवल से आ रही है, वो दिक्कत नहीं होगी। उस पोर्टल से स्टूडेंट जुड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली वहीं पर हो जाएगा। दूसरी, उससे एक बहुत बड़ा लाभ ये मिलेगा कि हमारे एक साथी ने जिक्र किया था कि हमारे ब्रजेश जी थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि कॉलेज की 60 सीटें अप्रूव्ड हैं, लेकिन कॉलेज 200, 250 फार्मासिस्टों की मार्कशीट और डिग्री डिप्लोमा जारी कर रहा है। ये वास्तव में समस्या है। अगर हम वो ऐप बना देते हैं, वो पोर्टल बना देते हैं, उस पोर्टल से वो स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। इस पर काम शुरू हो गया है मित्रों। इन दो चीजों पर, एक तो पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने से बाद उसका एक टाइम बाउंड उस पर एक जॉब पोर्टल भी हम बनाने जा रहे हैं। उस जॉब पोर्टल में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से हम इस हिंदुस्तान की तमाम वो बड़ी बड़ी फर्में, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को उसमें जोड़ेंगे, और उस पोर्टल के माध्यम से जॉब, जो हमारे फार्मेसी साथी, जो हमारे डी फार्म, एम फार्म बी के हमारे जो साथी हैं, जो आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पोर्टल के माध्यम से उनको जॉब प्राप्त करने में कुछ सहूलियत होगी। एक उस जॉब को बनाने का काम भी कर रहे हैं। हमने वहां आवाज उठाई कि आज की तारीख में मैं स्वीकार करता हूं, देखिए सरकार भी स्वीकार कर रही है, माननीय मोदी जी हो चाहे माननीय योगी जी हो, फार्मा के क्षेत्र में अब सरकार कुछ करने का प्रयास कर रही है। अभी पिछले दिनों बनारस में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां माननीय योगी जी को हमने आमंत्रित किया था, और माननीय योगी जी फार्मेसी के प्रोग्राम में 1 घंटा, पहली बार फार्मेसी के प्रोग्राम में कोई मुख्यमंत्री आया होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी 1 घंटा फार्मेसी पर बोले, और मैंने उनके सामने सिर्फ एक बात रखी थी। आज मैं मानता हूं कि कोविड के बाद फार्मेसी को एक पहचान मिली है। आज हम मानते हैं कि पूरे विश्व में कोविड में जो कोविड वैक्सीन हिंदुस्तान में बनी, उससे फार्मा सेक्टर को एक पहचान मिली है। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करता कि उस फार्मा सेक्टर को तो पहचान मिली, लेकिन आज फार्मासिस्ट को पहचान नहीं मिल पाई। इस हिंदुस्तान में तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तमाम रिसर्च हो रही है, लेकिन उसमें फार्मासिस्ट को पहचान नहीं मिल पाई है। और उसका एक मेन कारण है,
जब ये बात चर्चा यहां पर हो रही थी, हमारे ईश्वर जी कह रहे थे कि फार्मासिस्ट प्रोडक्शन करता है, फार्मासिस्ट प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आज की तारीख में हालात ये है कि तमाम जो प्रोडक्शन की कंपनियां हैं, तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, तमाम जो कंपनियां हैं, उसमें केमिस्ट के पद पर फार्मा के लोग कम हैं और अदर्स लोग ज्यादा हैं। हमने कहा कि एक मांग पूरी देश की सरकार से ये होनी चाहिए कि तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें केमिस्ट के पद पर सिर्फ फार्मा के लोग ही रहें, अदर्स लोग उस सेक्टर में न जाएं। जब हमारे लोग वहां होंगे, जब हमारे लोग प्रोडक्शन में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस समाज को पहचान मिलेगी। हमने ये भी उसमें एक प्रयास किया, ये भी एक मांग रख रहे हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक बहुत बड़ी संख्या है, उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में सर्वप्रथम फार्मासिस्ट संवर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ये मांग हम सरकार से करने जा रहे हैं कि उसमें इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे हमारे रोजगार के अवसर कुछ सृजित हो। और तीसरा, एक बहुत बड़ी वहां पर अभी किसी साथी का ध्यान उस पर आकर्षित नहीं हुआ, सीएचओ के पद पर फार्मासिस्ट की योग्यता को शामिल करना। इस पर हमने पत्राचार किया है, सचिव से पत्राचार किया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से। दरअसल इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किया है कि उसमें सीएचओ की बीएससी नर्सिंग की जो क्वालिफिकेशन है, बीएससी नर्सिंग की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में उन्होंने सीएचओ की को एक पार्ट डाल दिया है। यानी कि उनका मतलब है कि भविष्य में सीएचओ के पद पर सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही एलिजिबल होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रस्ताव गया है, सरकार से बात हुई है, बातचीत में मैं समझता हूं कि हल निकल के आएगा कि फार्मासिस्ट बी फार्म को 6 महीने का इग्नू से कोई कोर्स कराने की बात चल रही है, और इग्नू से 6 महीने का कोर्स कराने के बाद जो सीएचओ के पद के लिए फार्मासिस्ट को भी एलिजिबल करने की बात हमारी सरकार से चल रही है। अगर हम इस पर कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से रोजगार के जो अवसर हमारे हैं, इस पर हम बहुत अधिक काम कर पाएंगे। तो ये तमाम चीजें हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हमारा प्रयास चल रहा है कि हम इन पर काम कर पाए। मित्रों, लेकिन एक बात और करूंगा, सबसे पहले आपको अपने दायित्व, अपनी योग्यता और अपने कार्यक्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी ईश्वर जी ने उस पर प्रकाश डाला था। हिंदुस्तान में जब फार्मेसी एक्ट 1948 बना, उस एक्ट के बनने के बाद वास्तविकता यह है कि आज हिंदुस्तान में सरकार की नाक के नीचे ही उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। फार्मासिस्ट का जो मेन कार्य है, औषधि की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके रखरखाव, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कार्य ये फार्मेसी समाज का है। आप ये बताइए कि कोई एक नई औषधि मार्केट में लॉन्च होती है, क्या चिकित्सक को उस औषधि के बारे में जानकारी होती है? चिकित्सक को उस औषधि के बारे में जानकारी नहीं होती है। वो औषधि के बारे में चिकित्सक को जानकारी कौन देता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चिकित्सक के पास जाता है और उस औषधि के बारे में उसको पूरी जानकारी देता है, उसके डोजेस के बारे में जानकारी देता है, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी देता है। चिकित्सक उस औषधि को लिखना शुरू करता है, उसके कुछ फायदे उसको दिखते हैं तो फिर उस औषधि को कंटिन्यू करता है। अब उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को चिकित्सक के पास किसने भेजा? उस कंपनी ने भेजा, जिस कंपनी ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी। और मैन्युफैक्चरिंग किसने करी? वहां फार्मासिस्ट ने। तो फार्मासिस्ट का, चिकित्सक का कार्य सिर्फ और सिर्फ किसी भी मरीज के शरीर में कौन सी बीमारी है मात्र डायग्नोज करना है। उस डायग्नोज पर, उस बीमारी पर कौन सी औषधि दी जाएगी, कितनी मात्रा में दी जाएगी, इसका निर्धारण करने का कार्य फार्मासिस्ट का है। जितनी भी डेवलप कंट्री हैं
जितनी भी डेवलप कंट्री है वहां फार्मासिस्ट का दर्जा चिकित्सक के बराबर होता है, क्योंकि चिकित्सक सिर्फ डायग्नोस करता है, उस डायग्नोस में फार्मासिस्ट औषधि का निर्धारण करता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको पूरा एजुकेट होना पड़ेगा। ये बात जो इस मंच से नहीं उठी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज जो कुकुरमुत्तों की तरफ फार्मेसी कॉलेज खुल रहे हैं, मेरे मुरादाबाद में 18 फार्मेसी कॉलेज खुले हुए हैं, अधिकांशतः नॉन अटेंडिंग है। वहां से जो डिग्री और डिप्लोमा लेके आ रहे हैं, यकीन जानिएगा, नहीं कहना चाहिए इस मन से, उन छात्रों को कभी कभी अपने नाम की स्पेलिंग प्रॉपर याद नहीं रहती है। वो लोग इस समाज में आ रहे हैं। शिक्षा का स्तर जब तक नहीं सुधरेगा, शिक्षा का स्तर जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक हमको अपने सब्जेक्ट पर पूर्ण रूप से हमारी पकड़ नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे साथी कह रहे थे, हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी कह रहे थे गोंडा के, कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपना परिचय दिया, उन्होंने उनको तवज्जो नहीं दी, लेकिन चिकित्सक का परिचय दिया तो उनसे उनको हमारी अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। तो मैं तो मित्रों यही कहूंगा, सबसे पहले शिक्षा का स्तर सुधारने की जरूरत है। और आप जहां जहां जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप चाहे मेडिकल स्टोर आप चला रहे हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, वास्तविकता क्या है? चाहे हमारे साथी जो सरकारी अस्पतालों में या विभिन्न प्राइवेट क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, क्या आप मरीज को दवाई देने से पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं? क्या आप मरीज को दवाई देने समय उसकी डोज, उसके साइड इफेक्ट उसको बताते हैं? क्या आप मरीज को बताते हैं कि औषधि दवा किसके साथ लेनी है, आपको खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है? हम ऐसी कोई भी काउंसलिंग मरीज के साथ नहीं करते। हम जब तक अपने कार्य को छोड़ते चले जाएंगे, हम अपने कार्य को नहीं पकड़ेंगे। मैं आज देखता हूं कि सरकारी क्षेत्रों में हमारे कार्यरत फार्मासिस्ट औषधि बांटने में शर्म महसूस करते हैं। वो 4th क्लास का एम्प्लॉय काम करने लग जाता है। अरे हमारा पूरी पकड़ फार्मासिस्ट की है। ये हम पीडीआर 2015 की बात कर रहे हैं, इस पर कार्य कर रहा हूं मित्रों। बहुत जल्द हम उत्तर प्रदेश में पीडीआर 2015 लागू करवाएंगे। लेकिन पीडीआर 2015 के लिए भी तो हमको इस फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए हम याद रखें कि आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश के जितने स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होंगे, वहां भी पीडीआर का साथ होगा। लेकिन इसके लिए अपने आप को तैयार करना रहेगा। हमें वो तमाम चीजें, मैं इसके लिए फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से हम अपग्रेड करने के लिए जगह जो योग्य हमारे शिक्षक है, उन शिक्षकों के माध्यम से हमारे अपग्रेड करने की कोशिश करें। आपको तमाम कुछ जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है, जो अच्छी आ रही है, उसकी जानकारी हम फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे जो काम करने का प्रयास होगा, जहां क्वालिफिकेशन के बारे में साथी ने उठाई तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इस सरकार ने भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मेरे मांग पत्र में शामिल है कि उत्तर प्रदेश में भी फार्मासिस्ट की न्यूनतम क्वालिफिकेशन B.Pharm और 2 साल का किसी सरकारी चिकित्सालय में अनुभव, ये हमारी सेंटर में हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो चुकी है। हम इस पर काम करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि इसके लिए फार्मेसी प्रैक्टिस वाला जो कोर्स है, B.Pharm प्रैक्टिस वाला, ब्रिज कोर्स वाला, वो आपका है। और वो फिलहाल वर्तमान में एक मात्र कॉलेज हमारा मुरादाबाद का TMU कॉलेज है, जहां B.Pharm प्रैक्टिस
कोर्स संचालित हुआ है। इवनिंग क्लास चलती है, हफ्ते में शायद 2 दिन क्लास चल रही है। वो ब्रिज कोर्स मुरादाबाद के अभी वर्तमान में मात्र PMU कॉलेज में है। हमारा ये प्रयास रहेगा आने वाले समय में कि प्रदेश के तमाम जनपदों के जो कॉलेज हैं, कम से कम प्रत्येक जनपद में 1-2 कॉलेज में हम उस कॉलेज के कोर्स को लागू करवा पाए। हमारे साथियों ने कही कि संगठन के लेटर पैड पर जो काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं मित्रों, मैं जानता हूं कि यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है और वास्तव में मुझे आज यहाँ आने का कारण एकमात्र ये था कि मैं आपके जो पदाधिकारी हैं, चाहे भाई मुनि जी हो, जफर अली जी हो, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मैं के अंदर कार्य करने की क्षमता, इस समाज को सुधार करने की क्षमता देखी और तभी मैं आपके कार्यक्रम में आकर आप लोगों के बीच में उपस्थित और आप जुड़ने का मैंने प्रयास किया। लेकिन मैं ये भी कहूंगा मित्रों कि और तमाम भी लोग हैं जो इस तरह का पैड चलाकर खुद भी तमाम धंधों में लिप्त हो जाते हैं, जिनका मैं इस मंच पर जिक्र नहीं करूंगा। बहरहाल मैं स्पष्ट आपसे कर रहा हूं, यहाँ के पदाधिकारी जब भी हमसे कोई पेश करेंगे या कोई भी साथी मुझे सीधा नंबर पर कॉल करता है, मैं उसकी समस्या को सुनता हूँ, व्हाट्सएप पर उसकी जो समस्या है उसको लेता हूँ और अपने स्तर से उसका निराकरण भी तत्काल कराने का प्रयास करता हूँ, तत्काल कराते हूँ। तो इसमें कोई, जहां तक एक और विषय आया था, ये ट्रेनिंग बात आई, ट्रेनिंग में 3 माह की 500 घंटे की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस पर जो हमारे चिकित्सा है उस पर वहां कुछ भ्रष्टाचार बन रहा है। मित्रों, मैं समझता हूं कि आज से 1 साल पहले इस उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों में ट्रेनिंग को लेकर कोई मारामारी नहीं थी, 1-1.5 साल। लेकिन जो मेडिकल स्टोर लाइसेंस की प्रक्रिया जब ऑनलाइन हुई और जब हमारे फार्मेसिस्ट भाइयों ने एक फार्मेसिस्ट ने 50-50 जगह रजिस्ट्रेशन लगा रखे थे, वो रजिस्ट्रेशन लगने बंद हुए तो कॉलेजों की भी बाढ़ आई और बहुत तेजी के साथ 2 फार्मेसी का डिप्लोमा और डिग्री आज की तारीख में ले रहे हैं। मैंने बताया कि मुरादाबाद में 18 कॉलेज फार्मेसी के हैं, उसमें B फार्म और D फार्म की अगर हम 120 सीटें मान लें तो यानी कि मान लिया 1800 यानी कि 2100 स्टूडेंट सिर्फ एक जिले से निकल आए और हम एक साल में मात्र 20-22 लोगों को ट्रेनिंग करा पाते हैं। उन परिस्थितियों में किस प्रकार का वहां माहौल होता है और ये कि हमारे तमाम साथी ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग करने ना पड़े, इसके लिए तो ये सारी चीजें आपके स्तर से नहीं हो जाएगी। हमने प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 अस्पताल को छोड़कर प्रत्येक CSC पे ट्रेनिंग की व्यवस्था करा दी है और इतने पर किसी CSC का फार्मासिस्ट है तो 4-10 फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक जिले में 400-500 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं एक जिले में एक साल। तो इसमें थोड़ा सा संख्या अधिक होने की वजह से पिछले 1-1.5 साल से कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन थोड़ा सा संयम आप लोग रखेंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें कुछ सुधार और हम भी अपनी तरफ से अपने चिकित्सालय को जो हमारे सरकारी साथी हैं उनको मुद्दे वाले जो है निर्देश करेंगे बंद हो इस तरह की रिक्वेस्ट करी है कि काउंसिल में बाहर से आने वालों की रोकने की व्यवस्था। तो मित्रों मैं बता दूं कि थोड़ा सा दिक्कत मैंने अभी कहा कि फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार को मेरे शासन से अप्रूवल नहीं मिला। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही हमारा रजिस्ट्रार वहां पर बैठेगा तो सबसे पहले एक मेरी इच्छा है, एक हमारे स्वर्गीय रामजागर पांडे जी जो संस्थापक फार्मेसी समाज की उनकी प्रबल इच्छा थी कि
फार्मेसी भवन की मांग के सामने यहाँ आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में लखनऊ में फार्मेसी भवन में जरूर आऊंगा, जिससे समाज के लोगों को लगे कि यहाँ लखनऊ में फार्मेसी भवन है, उसमें जो हमारे बाहर से आने वाले छात्रों, जो हमारे बाहर से रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, उनको तमाम परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिस तरह के बाहर से आने वाले लोगों को होटल की व्यवस्था न करनी पड़े, वहाँ रहने खाने और नहाने धोने की व्यवस्था हो, इस तरह की व्यवस्था हम वहाँ पर निश्चित रूप से करने का हमारा संकल्प है। और मैं समझता हूँ कि फार्मेसी भवन निश्चित रूप से वहाँ पर बनेगा। अभी हमारे बघेल साहब ने बहुत विस्तार से 2003 और 2007 के फार्मासिस्टों की जो नियुक्ति का मामला चल रहा है उस पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, निश्चित रूप से सफलता के बहुत नजदीक है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि भाई 2003-2007 के बहुत से साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में जो निर्णय आएगा, विभाग से नियुक्ति कराने के लिए जिस प्रकार में 2002 बैच साथियों की नियुक्ति कराने के लिए हमने 2 साल घर छोड़कर लखनऊ में पड़े रहे थे और उनके 510 साथियों को नियुक्ति दिलाने के लिए हमने वहां हर संभव प्रयास किया, उसी प्रकार 2003-2007 साथियों के लिए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मेरा नैतिक दायित्व उठाया कि हमें उनकी नियुक्ति के लिए प्रयास करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसी प्रकार प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये विभागीय मक्खन जाल है। आप जब आपको पदों के लिए परेशान होना पड़ेगा, विभाग के अधिकारी और कार्यालय के लोग इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं। 2002 की नियुक्ति के लिए 510 की नियुक्ति चलेगी, तो 510 की नियुक्ति के लिए विभाग ने मात्र एक पद पूरे प्रदेश में रिक्त बनाया था। उसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं उन साथियों के साथ जो बेरोजगार थे 2002 बैच के। अगर कोई आपके परिचित हो, आप मुझसे पूछिएगा कि किस तरह से हमने वो एक पद को कम से कम 750 पदों में कन्वर्ट किया था। 750 पद रिक्त और विभाग कहता था कि एक पद है। किस प्रकार हमने लंबी लड़ाई करने के बाद 750 पद हमने रिक्त निकलवाए थे और उसमें 510 साथियों की हमने नियुक्ति कराई थी। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी याद होगा कि फार्मासिस्ट की नियुक्ति कराने के लिए मैंने डायरेक्टर जनरल जो विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है, वो कमरे में बंद करके उसके दरवाजे के बाहर धरने में बैठ गया और मैंने कहा आज लेकर ये 3 बात करिए, लेकिन जब तक नियुक्ति पर जारी नहीं करेंगे, आपने इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, मैं आपके कमरे के पास जमीन पर बैठा हूं नहीं। शाम को भी लगा 4 बजे को बंद किया था, रात के 11 बजे 300 से साथियों की नियुक्ति पत्र हमने जारी किया। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, ये मेरा प्रयास नहीं करता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ाई करें, जब आपके निर्णय आएगा तो वहां नियुक्ति कराने के लिए निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। मित्रों, एक बहुत अच्छी मांग, बहुत अच्छा है। कम से कम तो कम से कम 45,000 रुपए उत्तर प्रदेश में होंगे और ये मांग उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की हमेशा से रही। लेकिन चूंकि इस उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की क्या इच्छाएं हैं, सरकार किस एजेंडे पे काम कर रही है, ये आप सब लोग भांति परिचित हैं। सरकार सरकारी पदों को कम करना चाहती है, पदों को बढ़ाना नहीं चाहती। सरकार की सोच की हमारा दबाव है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जब मैं पहली बार गया था तो केंद्र में पदों की सर्जरी है पुरजोर करी और 2019 में जब मैं हड़ताल पर गया था तब हमारा केंद्र सरकार से समझौता भी हुआ था, माननीय मंत्री से समझौता हुआ था। लेकिन वर्तमान में सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, लेकिन हमारे एजेंडे में केंद्रों में फार्मासिस्टों को सर्जन का मांग शामिल है। जहां तक ड्रग वेयर हाउस की बहुत बढ़िया डिमांड यहाँ पर आई है कि ड्रग वेयर हाउस में अगर हम फार्मासिस्टों के पदों का सर्जन करा देते हैं और 3-3, 4-4 पद भी अगर फार्मासिस्टों के ड्रग वेयर हाउस में सर्जित हो जाते हैं तो कम से कम 75 जनपदों में इतने पद सृजित हो जाएंगे। हम इस विषय पर निश्चित रूप से माननीय प्रमुख सचिव से शासन में और इस पर हम पहल करेंगे, जो वहां के प्रबंधक है उन पर बात करेंगे। जहां तक संबंध के पुनर्गठन और मानकों में परिवर्तन की बात है, मित्रों में इसके लिए लगातार प्रयास
हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रताप सिंह जी, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री भी हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी से इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है और मैंने उनसे कहा है कि ये वास्तव में एक जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज सरकार, मैं मानता हूं कि सरकार आज स्वास्थ्य सेवाओं को प्रत्येक ग्रामीण जनता तक सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चाहती है। मैंने माननीय जयप्रताप सिंह जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री से कहा और निश्चित रूप से जिस भाषा में आपसे कहूंगा उसी भाषा में हमारे ब्रजेश पाठक जी से मैंने सरकार की प्राथमिकता इस प्रदेश के एक व्यक्ति तक सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। तमाम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लगातार कर रही है, तमाम नए उपकरण, तमाम योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं और यह वास्तविकता है कि 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए लेकर खर्च करके एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले आज उस ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल उनके अनुकूल नहीं रहता है। वो ग्रामीण सरकार, मैंने कहा था, सिर के बल खड़ी हो जाए लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों को नहीं भेज पाएगी और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों का कोई इलाज कर रहा है तो वो फार्मासिस्ट है। आज सरकार चाहती है कि गांव से झोला छाप चिकित्सकों को खत्म कर दिया जाए, तो झोला छाप चिकित्सक तब तक गांव से खत्म नहीं हो सकते जब तक हम सीएससी और पीएससी पे फार्मासिस्टों के मानकों में परिवर्तन न कर दे और फार्मासिस्टों को औषधि लिखने का अधिकार न दिला दे। आज हमने कहा कि स्थिति यह है कि फार्मासिस्ट चिकित्सक की अनुपस्थिति में जनता का इलाज कर रहा है। जनता को नहीं मालूम कि ये चिकित्सक या फार्मासिस्ट है, वो अस्पताल में जाता है, वहां उसको एक व्यक्ति मिलता है जो मरीज देख रहा है, मरीज को औषधि उपलब्ध करा रहा है। सरकार चिकित्सक नहीं देख पाई, सरकार नहीं देख पा रही चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार ने जो अपॉइंट किए हैं वो चिकित्सक नहीं जा रहे हैं, वो जिला स्तर पर अपने अधिकारियों से तालमेल ला रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते। महीने में कोई एक आदमी हाथ में चला गया बना जाते हैं, तमाम अपने स्थानीय अधिकारी से उनका तालमेल बना रहता है। ये जो है वो तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इतने उलझे हुए हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको इलाज करने की, जनता का इलाज की फुर्सत नहीं, वहां इलाज मुहैया करा रहा है फार्मासिस्ट। और मैंने कहा कि हमारे फार्मासिस्ट की ड्यूटी लिस्ट में शामिल है कि फार्मासिस्ट चिकित्सक की अनुपस्थिति में चिकित्सालय का प्रभारी होगा और फार्मासिस्ट चिकित्सक की अनुपस्थिति में मरीजों को आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराएगा। हमने कहा कुछ औषधियों को लिखने का अधिकार फार्मासिस्टों को मिलना चाहिए। आप मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं, आप एक में 10 पैरासिटामोल दे दीजिए, 10 रेनिकेटिन दे दीजिए, 10 ओमेप्राजोल दे दीजिए, कोई आपको किसी चिकित्सक का प्रेस्क्रिप्शन नहीं मांगता। जब आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको फार्मासिस्ट दवाई दे रहा है तो उन तमाम चिकित्सालयों फार्मासिस्टों को औषधि लिखने का विधिक अधिकार मिलना चाहिए। और मेरा नाम नहीं है, इससे लाभ सरकार का है क्योंकि हमारे फार्मासिस्ट चिकित्सक आपको मिल रहे हैं, जो फार्मासिस्ट वो जनता का इलाज करेंगे और वो आपकी जनता झोला छाप चिकित्सकों के चंगुल से भी मुक्त होगी। आप उप केंद्रों में यदि फार्मासिस्टों के पदों का सर्जन कर देंगे, उप केंद्र भाई गांव में यदि कोई व्यक्ति रात को 12 बजे बीमार हो रहा है तो कहां 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर सीएससी में नहीं जाएगा। उसकी मजबूरी है, वो उस गांव के झोला छाप से इलाज कराएगा, ये उसकी मजबूरी है। और यदि आप उस केंद्र में फार्मासिस्टों के पदों का सर्जन करके वहां फार्मासिस्ट नियुक्त कर देते हैं तो आपको ये पूरा प्रदेश झोला छाप चिकित्सकों से मुक्त हो जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलाना चाहते हैं। उनके निर्देश है कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाए। मैंने उनसे प्रश्न किया माननीय मुख्यमंत्री से, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 फार्मासिस्ट राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जहां एक दिन में 15 से 2000 मरीज आता है, वो किस प्रकार को फार्मासिस्ट मरीजों को सुविधा उपलब्ध करा देगा, जबकि उसका काम स्टोरेज करना भी है, उसका काम डिस्ट्रीब्यूशन करना भी है, उसका काम इंजेक्शन लगाना भी है, ड्रेसिंग करना काम भी है, वो यही ड्यूटी करेगा, कुछ ड्यूटी करेगा, यहाँ पे ड्यूटी भी करेगा और तमाम कार्य फार्मासिस्ट में छोड़े। तो वो कौन सा तरीका है कि 2 फार्मासिस्ट 24 आवर्स सेवाएं देता है? मुझको 3 फार्मासिस्ट तो इमरजेंसी में चाहिए।
जो गुणवत्ता सरकार चाहती है। और ये जनहित का मुद्दा है, ये सरकार का मुद्दा है। ये सरकार अगर मरीजों को, जनता को गुणवत्ता पूर्वक इलाज की सुविधा पहुंचाना चाहती है तो सरकार की मजबूरी है कि वो मानकों में परिवर्तन करे। जो अंग्रेजों के जमानों के मानक बने हुए, जब अस्पतालों में दे तब वो मानक बनाए गए। आज उन 50 मरीज, जहां अस्पताल में 50 मरीज आते थे, आज उन अस्पतालों में 500, 1000 मरीज आ रहा है। तो वो मानक परिवर्तन करने का काम सरकार का है। सरकार की समझ में, माननीय जयप्रताप सिंह जी की समझ में बहुत सारी चीजें आई थी, लेकिन शासन के तमाम जो फाइलों में उठापटक होती है उसके चलते रहेगा। माननीय ब्रजेश पाठक जी को हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीजें उनके संज्ञान में है, कुछ चीजें उनकी समझ में आई है। संवर्ग का पुनर्गठन और हमारा जो मानकों में परिवर्तन, कि ताकि हमारे कुछ पद बढ़े और जो हमारे बेरोजगार साथी, जो डिप्लोमा और डिग्री वाले बेरोजगार साथी हैं, उनको नौकरी के अवसर यहाँ प्राप्त हो। तमाम भी हमारे साथी कह रहे थे कि परचून की दुकान में दवाई, मित्रों एक बहुत बड़ी समस्या है, वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है इस समाज में, और इस समस्या के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी आपको बताऊं कि झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, मेडिकल स्टोर के लिए फार्मासिस्टों को डी फार्म डिग्री डिप्लोमा धारियों की बाध्यता खत्म कर दी। झारखंड सरकार ने अभी पिछले दिनों आदेश जारी किया। मैं राष्ट्रीय स्तर पर उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। फार्मेसी काउंसिल की तरफ से तमाम हमने निर्देश दिए हैं, हर स्टेट को हमने अनुरोध किया है कि झारखंड सरकार को ये पत्र लिखा जाए कि जो कार्य उन्होंने किया है वो पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है। 1948 के सेक्शन 42 में स्पष्ट है कि कोई भी मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के नहीं खुलेगा। सरकार ने एक तरफा आदेश जारी किया है। चूंकि मैं फार्मासिस्ट फेडरेशन जो ऑल इंडिया का संगठन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, हम उसके लेवल पर लड़ने जा रहे हैं झारखंड सरकार से कि जो कड़ा शासनादेश जारी किया है उस शासनादेश को समाप्त कराए। मित्रों, यहाँ भी आपको बता दूं कि यहाँ भी एक बड़ा वर्ग इस बात के लिए लगा है कि किसी तरह से मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्टों की बाध्यता को खत्म किया जाए। हम तमाम इस बात पर संघर्ष कर रहे हैं, इस बात की मांग सरकार से, केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फार्मेसी एक्ट 1948 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। यदि एक काम ये सरकार ने कर दिया, उस एक्ट को पूर्ण से लागू कर दिया, तो समझिए कि जो बेरोजगारी से आगे चल जाएगी। क्योंकि आज की मांग, मैं देख रहा हूं सेंट्रल योजना में जो हमारे सेंट्रल की ऑर्गेनाइजेशन है वो पक्का नहीं बना पा रहे हैं, और सेंट्रल से तमाम जो स्कीम आ रही है, तमाम योजनाएं आ रही है, फार्मासिस्टों के बड़ी संचित नहीं हो रहे हैं। आप सीएम की बात करते हैं, सीएम की सरकार पर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, एएनएम की सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। आप डॉक्टर की बात करते हैं, वहां फार्मासिस्टों के पते हैं, तमाम केंद्र की योजनाएं आ रही है। उस पर हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से ये जवाब बनाया जा रहा है कि जहां दवा वहां फार्मासिस्ट का ये कानून पूरी तरह से हिंदुस्तान में ईमानदारी के साथ लागू होना चाहिए। और जहां दवा वहां फार्मासिस्ट का कानून यदि लागू हो जाता है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें हम लोगों की हल होंगी। हम इस पर आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से ईमानदारी करके हमारे साथी यहाँ हमारे ड्रग विभाग को भी बहुत दोषारोपण कर रहे थे। मित्रों, कुछ न कुछ चीजें हमको भी अपने आप में देखनी पड़ेगी। मैंने अभी उदाहरण दिया था कि एक एक साथी ने हमारे 50-50 जगह दुकानों में लाइसेंस लगाए। तो ये किसकी कमी है? हम अपनी कमी का भी आकलन करें और उसके बाद ये प्रयास करें कि इस समाज को बहरहाल मैं और शायद कोई बिंदु अगर लगा उससे जो आपने यहाँ पर बिंदु आए थे, मैंने उनको नोट करने का प्रयास किया था। मैं एक बार पुनः यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस फार्मेसी समाज की तरक्की के लिए
इस फार्मेसी समाज के लिए जब जब आप सबको मेरी आवश्यकता होगी, हम मिलकर आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो योग्य लोग हैं वो मिलकर आगे आए। हमारे जो तमाम हमारे रमाशंकर जी यहां पर हैं, ईश्वर जी यहां पर हैं, चला रहो। ये एक वेरिफिकेशन की बात हो रही है। वेरिफिकेशन हम प्रयास कर रहे हैं कि मेल के माध्यम से भेजिए, ईमेल। लेकिन मित्रों एक बात कहूंगा, बहुत सारी दिक्कतें भी वहां पर हैं। मैं एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा हूं, मैं बहुत बड़ी एक FIR कराने जा रहा हूं। तमाम इतने फर्जी रजिस्ट्रेशन में वहां पर पकड़ रहा हूं और उनका सब काउंसिल, देखिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए भेजा, अब वेरिफिकेशन हो गया, आ गया, अब काउंसिल उस कॉलेज में स्वयं नहीं जाएगी। हमारी पोस्ट में मैंने कुछ चीजें वहां पड़ी हैं जिसमें हो सकता है कि काउंसिल के कुछ लोग भी शामिल हो। वो चीजें हमें पड़ी कि काउंसिल से वेरिफिकेशन के लिए गया और कॉलेज से वेरिफिकेशन भी होकर आ गया। अभी 2 फाइलें मैंने ऐसी पकड़ी और कॉलेज से वेरिफिकेशन भी हो गया है, अब उसका वेरिफिकेशन है नहीं। ये गैंग बहुत बड़ा गैंग, सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में गैंग है जो इस प्रकार के फर्जी रजिस्ट्रेशन को लगातार पकड़ में आ रहे हैं, लगातार पकड़ में आ रहे हैं। आज हमारे पास जो काउंसिल की, जो वहां कॉलेज की मेल आईडी है, उसको मेल आईडी तमाम गलत है, कुछ कॉलेजों की मेल आईडी है। इसलिए अब हम एक तरह से दोबारा, जो मैंने पहले बताया कि जो स्टूडेंट पोर्टल हमारा बनाने का उद्देश्य है, एकमात्र मेरा उद्देश्य यह है स्टूडेंट पोर्टल बनाने का कि लोगों ने कॉलेज की मेल आईडी भी फर्जी बनाई है और फर्जी वेरिफिकेशन होकर आ जाते हैं। यहां से चिट्ठी हम कर गए, पोस्टमैन से कहीं उसको किया एक फर्जी वेरिफिकेशन। ये तमाम चीजें हैं। बहरहाल हम प्रयास कर रहे हैं कि एक कॉलेजों की पुनः मेल आईडी लेकर उस मेल आईडी पर हम कॉलेजों के वेरिफिकेशन की जो दिक्कत आ रही है उसको वहां भेजिए और इससे रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है हम सही से काम कर सकें। दूसरा, जहां तक अभी ये पद की बात आ रही है, तो पदों के मानक मित्रों अभी हमने परिवर्तन कराए थे। वो परिवर्तन हमने इसी तरह कराए थे। हमारा जो शासनादेश है वो 75 मरीज को एक फार्मासिस्ट 75 पेशेंट को औषधि डिस्ट्रीब्यूट करने का है। हालात आज की तारीख में है कि हमारा फार्मेसिस्ट 700, 800, 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसका और अस्पताल की बेड की संख्या का आधार देखकर आपको याद होगा, अभी 2 साल पहले हमने 100 बेड के चिकित्सालयों में 8 फार्मासिस्ट के मानक कराया था। हमारे 100 बेड के चिकित्सालयों में 8 फार्मासिस्ट और 2 चीफ फार्मासिस्ट का मानक तय कराया था। और अभी सरकार से हमारी बात चल रही है कि उस 100 बेड के मानक के आधार पर जो पूर्व में पुराने बड़े अस्पताल हैं उसी के आधार पर 100 बेड के आधार पर ही 200 बेड के मानक बनाए जाए, 100 बेड के आधार पर 300 बेड के मानक बनाए जाए और 100 बेड से कम के जो 50 बेड के जो मानक 100 बेड का बना है उसके आधार पर यदि हमारे पदों का सर्जन हो जाता है तो आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों के हजारों पदों का सृजन हो जाएगा, जिससे हमारे बेरोजगार साथियों की मुक्ति जा सकती है। मुझको अच्छा लगा आप लोगों ने समाज की तरक्की के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों पर यहाँ चर्चा की। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, ये प्रयास रुकना नहीं चाहिए। आप इस प्रयास को आगे बढ़ाइए। इस आपके प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन हर समय आपके साथ खड़ी रहेगी। आपका सहयोग मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी। हमारे तमाम अनुभवी साथी, तमाम योग्य साथी हैं। हम इस समाज की तरक्की के लिए वास्तव में मैं कुछ करना चाहता हूं। देखिए मित्रों, मैं 5 साल के लिए आपके बीच में आया हूं।
मैं चाहता हूं कि इन 5 साल पर हम कुछ काम करके दिखाएं जो लगे, क्योंकि मैंने इससे पहले देखा कि काउंसिल में बहुत से लोग आए और ख्याली बातें करके चले। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली हम काम करें और लोगों को काम जो काउंसिल के माध्यम से हुआ। तो मैं आह्वान करता हूं यूनाइटेड के साथी के साथ आए, हम समय समय पर आपके साथ बैठेंगे, समय समय पर आपके साथ चर्चा करेंगे और इस समाज को आगे के लिए और तमाम जो खामियां अभी रह गई है, तमाम जो हमको कार्य करने हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो भारत